हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग के अब एग्ज़ाम का बहुत कम समय रह गया है, तो जो माँ क्लासेस पर टॉपर सीरीज़ चल रहा है, ये टॉपर सीरीज़ का सेकंड वीडियो है साइंस का। हम आशा करते हैं कि जो आप लोगों का फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, काफ़ी आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, जो फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम करा रहे हैं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होगा, सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी कराएँगे। तो आप लोग माँ क्लासेस के टॉपर सीरीज़ में बने रहिए। यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तब पर भी आप लोग 1 मंथ में पढ़कर अच्छा नंबर लाएँगे बाबू। क्योंकि जो माँ क्लासेस पर टॉपर सीरीज़ चल रहा है, बाबू टॉपर सीरीज़ आप लोगों को छोटा लग रहा है, लेकिन बाबू छोटा नहीं है। आप लोग पढ़िएगा 30 दिन में आप लोग बढ़िया करके आइए एग्ज़ाम में। लगेगा कि आप लोग साल भर में कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप 30 दिन में पढ़कर एक अच्छे स्कोर प्राप्त कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध पाए जाते हैं बाबू? प्रश्न है कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 अवंध पाए जाते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल सही है बाबू। जो ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल सही है। देखिए, आपको बता देते हैं, C3H4 बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बाकी जो ऑप्शन है CH4 तो CH4 बाबू जो होता है कि CnH2n प्लस 2 बाबू एल्केन इसी को बोलते हैं। इसी को एल्केन बोलते हैं। तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। इसमें बाबू सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए मीथिन नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर बी है, वो भी बाबू एल्केन का ही समान सूत्र का पालन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखिए, ये जो पालन कर रहा है, देखिए कार्बन का दोगुना से दो कम है बाबू, कार्बन का दोगुना से दो कम है। देखिए, जब Cn माइनस टू, तो जब कार्बन की जगह पर आप एन की जगह पर 3 रखिएगा, तो 3 को कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पर रखिएगा तो 3 दूनी के 6, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसका जो समान सूत्र होता है CnH2n-2, इसमें बाबू ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसमें। और एक ठो और होता है, जो होता है CnH2n। क्या होता है बाबू? CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि CnH2n-2 का नियम का पालन कर रहा है। यदि सिंगल बॉन्ड पूछता, तो जो CnH2n+2 का पालन करेगा नियम एल्केन का, वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन ये किसका पालन कर रहा है? एल्काइन। तो एल्काइन जो है CH3H4 एल्काइन है, एल्काइन ग्रुप का है, इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो प्रश्न था बाबू, केमिस्ट्री का प्रश्न था। जो केमिस्ट्री का चौथा लेसन है बाबू, कार्बन और उसके यौगिक, उसका वो प्रश्न था। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, कभी एल्केन पर, तो कभी एल्काइन पर, तो कभी एल्कीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बाबू एल्केन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है, जो ऑप्शन नंबर बाबू सी है, वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल सही है, एल्केन। जो एल्केन का सदस्य होता है बाबू, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बाकी जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, जो बाकी एल्कीन और एल्काइन होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? ये बाबू पूछा गया प्रश्न है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल सही है, 2 होगा। कितना होगा बाबू? 2 गो होगा। अब आपको बता देते हैं, उसी तरह से नाइट्रोजन के बीच बाबू, नाइट्रोजन के बीच 3 अबंध होते हैं। कितने अबंध होते हैं? 3 अबंध। देखिए, ऑक्सीजन के बीच कैसे 2 होता है? देखिए, ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक गैस निकालिएगा, तो कितना होता है बाबू? 2 होता है। कितना होता है? 2 क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है, इसलिए फर्स्ट जो ऑर्बिटल में बाबू भराएगा कक्षा में 2, और सेकंड वाला में 8 भराता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या 8 होता है, तो 6 गो बचा है, तो 6 गो भरा जाएगा ना। तो देखिए, और इसे संतृप्त होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बाबू? 2 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन इसे क्या करेगा? साझा करेगा। क्या करेगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन साझा करेगा बाबू। तो इसको देगा, ये इसको देगा। ये अपने-अपने बाबू ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है, साझा करता है। तो देखिए, एक अबंध में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, तो 2 गो इसको देना है, 2 गो इसको देना है। तो कितना हो जाएगा? 4 गो। तो अबंध की संख्या कितना हो जाएगा? जब 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो अबंध की संख्या कितना हो जाएगा? 2 गो। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 का अबंध पाया जाता है। उसी तरह से बाबू नाइट्रोजन के बीच 2 नाइट्रोजन के बीच कितना अबंध पाया जाता है? 3 अबंध पाया जाता है बाबू। 3 अबंध पाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नेम क्या होता है बाबू? एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नेम जो क्या होता है, वही पूछा है बाबू। ये बाबू पूछा गया प्रश्न है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल सही बाबू। जो ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल सही है।
एथेनोइक अम्ल। क्या होता है बाबू? एथेनोइक अम्ल, क्योंकि जो एसिटिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है CH3 COOH होता है बाबू। COO क्या होता है? एक खट्टे पदार्थों में पाया जाता है बाबू, एक खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो चींटी के दंत होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। देखिए प्रश्न है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर बहुत द्रव अवस्था में होता है? तो यहाँ पर देखिए बहुत ये फोर्थ हाइड्रोकार्बन जो यौगिक है, कार्बन और उसके यौगिक, उसका बहुत प्रश्न है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है एथेनॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है बाबू ना, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, एथेनॉल। वो जो दारू क्या होता है, जो एथेनॉल दारू होता है वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। यदि यहाँ पर ऑप्शन में एथेनॉल बिल्कुल सही है। यदि प्रश्न एथी रहता, जैसे कि तत्व पूछता धातु, तो ब्रोमीन होता। क्या होता? धातु में क्या होता? ब्रोमीन होता, Br। ऐसे लिख दो Br, क्या होता? धातु होता। वही यदि धातु ब्रोमीन रहता ऑप्शन में तो ब्रोमीन से होता। यदि अधातु पूछता तो क्या होता? पारा। क्या होता? वो पारा होता। Hg है ना, Hg पारा होता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ना ब्रोमीन है ना पारा है, इसलिए जो एथेनॉल है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन शराब के रूप में, देखिए बताएं, आ गया प्रश्न, निम्न में कौन, अभी बताएं, देखिए प्रश्न आ गया, निम्न में कौन शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है बाबू? तो एथेनॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है बाबू? C2H5OH, ये एथेनॉल का बाबू सूत्र है ना, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। देखिए प्रश्न है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह के कौन तत्व है बाबू? आवर्त सारणी में शून्य समूह का कौन तत्व है? तो शून्य समूह का जो तत्व है बाबू हीलियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, हीलियम। हीलियम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वर्ग, जो आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं 18 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 18। जो उदग्र होते हैं उसी को वर्ग बोलते हैं, जो क्षैतिज होते हैं बाबू उसी को आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त 7 होते हैं, उदग्र जो होते हैं स्तंभ वर्ग 18 होते हैं। तो जो वर्ग 18वां है बाबू उसी का तत्व हीलियम है, और वर्ग 18 को ही क्या कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं, शून्य समूह कहते हैं। उसी को बाबू क्या कहते हैं? शून्य समूह, और उसी को बाबू नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को नोबल गैस बोलते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है हीलियम बिल्कुल सही सही है। हीलियम बिल्कुल सही है। यदि हीलियम देखिए, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है बाबू। ये जो जितना है बाबू सब वर्ग 18 का है बाबू। किसका है? सब वर्ग 18 का है। तो यदि हीलियम दिखे, नियॉन दिखे, आर्गन दिखे, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, आप लोग कोई ऑप्शन में दिखे तो शून्य वर्ग का तत्व है बाबू, शून्य समूह का तत्व है। इसी को नोबल गैस, शून्य समूह ना पूछे नोबल गैस, तब पर भी आपको क्या करना है? हीलियम से, हीलियम भी आपको टिक करना है। हीलियम ना रहे आर्गन टिक करना है। जेनॉन रहे, रेडॉन रहे, ऑप्शन में कोई रहे, आपको शून्य समूह का तत्व पूछे तो आपको यही टिक करना है। प्रश्न है कि सिलिकॉन है एक, तो वो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु। इसका संकेत होता है बाबू SI। क्या होता है संकेत? SI। परमाणु संख्या बाबू 14 होता है, और परमाणु भर कितना होता है? 28 है ना। अभी परमाणु संख्या भी पूछ लेता है, आप लोग ध्यान रखिए। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। आप लोग कम से कम 20 तक बाबू याद रखिए। जो पिछला मेरा वीडियो था टॉपर सीरीज का, उसमें भी कराए थे कार्बन का और पोटेशियम का, अब बताए भी थे 20 तक ना। आप लोग ध्यान रखिएगा कम से कम 20 तक। 20 तक बाबू 10th में, मतलब 20 तक में घुरा जाके पूछा रहता है, तो कम से कम आप लोग 20 तक ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है बाबू। तो सल्फर के जो जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बाबू 6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। कितना होता है बाबू? 6 होता है, क्योंकि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? सल्फर का संकेत होता है एस। क्या होता है? एस। इसका परमाणु संख्या होता है बाबू 16, और परमाणु भर कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो कितना होगा? 2 8 10 हो गया, और कितना 6। तो जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाबू कितना होता है? 6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए देखिए बाबू बायोलॉजी का प्रश्न आ गया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित व्यक्ति से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, जो ऑप्शन नंबर बाबू बी है वो बिल्कुल सही है, और जो ऑप्शन नंबर बी है एटीपी वो बिल्कुल सही है। एटीपी बिल्कुल सही है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी जो होता है ऊर्जा के रूप में भी संचित रहता है, एटीपी के रूप में रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, जो कहाँ संचित रहता है? एटीपी में। तो एटीपी का बाबू फुल फॉर्म पूछा था एक बार। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा बाबू? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म पूछा था। मछली का श्वसन अंग है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, गिल्स। मछली का जो श्वसन अंग होता है क्या होता है? गिल्स है ना, एक जलीय जीव है। क्या है?
जलीय जीव है। उसी तरह से जो हम लोग का श्वसन अंग होता है मनुष्य का, क्या होता है बाबू? फेफड़ा। फेफड़ा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। उसी तरह से जो मेढक होता है बाबू, मेढक, हम लोग बोलचाल की भाषा में बेंग बोलते हैं, मेढक। तो जो बाबू होता है उभयचर जीव होता है। क्या होता है? वह उभयचर जीव होता है। उसका श्वसन क्या होता है? ट्रैकिया होता है। क्या होता है? श्वसन अंग उसका ट्रैकिया होता है। और जो उसका त्वचा होता है, चमड़ा, स्किन के द्वारा भी सांस लेता है। तो ट्रैकिया और त्वचा दोनों होगा, क्योंकि वह एक उभयचर जीव है। देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न है कि जाइलम उत्तरदायी है। बाबू जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ये आपको बताना है। तो जाइलम बोले तो जल, जाइलम बोले तो जल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। जाइलम जल का परिवहन करता है। जाइलम जल का वहन करता है, परिवहन करता है। अब फल बोले तो भोजन कौन करता है? फ्लोएम। फल बोले तो फ्लोएम, जो भोजन का पौधे में परिवहन करता है कौन करता है? फ्लोएम। और जल का परिवहन कौन करता है? जल और खनिज लवणों का जाइलम करता है, और भोजन का फ्लोएम करता है ना। देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन अवधि होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बाबू? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है बाबू? 120 दिन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल। आरबीसी बोले तो बाबू रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। उसी तरह से बाबू डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का भी पूछा था, व्हाइट ब्लड सेल, उसका जीवन काल होता है बाबू 2 से 4 दिन। कितना? 2 से 4 दिन ना। डब्ल्यूबीसी, ये बाबू जो ब्लड का घटक है, डब्ल्यूबीसी और आर आर आरबीसी, क्या है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो रक्त का घटक है, उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बाबू, ये बिल्कुल सही है। जो बताया था जाइलम, जो जाइलम होता है बाबू नीचे से जल ले जाता है ना, जड़ से क्या लेता है? जल ले जाता है। और जो फल बोले तो भोजन, वो फ्लोएम ऊपर से नीचे लाता है, मतलब उसका ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, फ्लोएम। देखिए बाबू, प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है बाबू? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बाबू बी है, यूरोक्रोम, वो बिल्कुल सही है। उसी के कारण बाबू जो मूत्र का रंग होता है वो क्या होता है बाबू? पीला होता है ना। चलिए, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो पत्ती होती है, जो पौधे का जो पत्ती होती है, उसके जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? जो पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। चलिए बताइए, मनुष्य का जो रक्त होता है किसके कारण लाल दिखता है बाबू? ये पूछा गया प्रश्न है। तो हीमोग्लोबिन के कारण बाबू लाल दिखता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। तो चलिए बताइए, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो लाइकोपिन। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? लाइकोपिन। अब वो सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग जो टॉपर सीट चल रहा है उसमें आप लोग बने रहिए। टॉपर सीट में बने रहिएगा तो आपको कुछ पढ़ा हुआ, सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा, आपको कुछ बिना पढ़ा हुआ नहीं लगेगा बाबू। एग्जाम में, एग्जाम में आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में वही प्रश्न पूछा जाएगा बाबू जो हम लोग करा रहे हैं। कुछ बाहर नहीं आएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा। आप लोग जो 30 दिन का जो चल रहा है टॉपर सीट, आप वो कर लीजिएगा तो किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है, मतलब बाहर निकलता है ना। खराब पदार्थ के रूप में बाहर कौन सा पदार्थ निकलता है बबूल से? तो बाबू वो निकलता है रेजिन, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है बाबू वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, रेजिन। जो बबूल का क्या होता है? उत्सर्जित पदार्थ होता है। जैसे हम लोग का मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? जैसे पसीना, मूत्र हम लोग निकालते हैं, मल, वो क्या होता है? हम लोग का उत्सर्जित पदार्थ होता है, मतलब जो जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है बाबू, उसको निकाल दिया जाता है ना, वही होता है उत्सर्जित पदार्थ। तो बबूल क्या होता है? रेजिन। और वो पूछा गया प्रश्न है, इसलिए करा रहे हैं बाबू, ये पूछा गया प्रश्न। प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है बाबू। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है बाबू, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। और पूछा गया प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। देखिए, हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम वही प्रश्न है और वही सब करा रहे हैं जो एग्जाम में आप लोग को दिखेगा, एकदम दिखेगा। दिखेगा, आप लोग धड़ धड़ मारिएगा, दिखेगा, आप लोग धड़ धड़ मारिएगा, कलम रुकेगा नहीं बाबू। उस दिन आप लोगों को कलम का कतार दिखेगा। जो बाबू मार्क क्लासेस पर जो टॉपर से चल रहा है, उस बाबू जो जो जुड़ेगा महीना दिन तक, जितना दिन तक टॉपर से चलेगा, जब तक आप लोग एग्जाम नहीं दे रहा है चलेगा, उतने दिन तक चलेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, जब तक टॉपर से चलेगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, तो आपका कलम का रफ्तार परीक्षा में धड़ धड़ रहेगा, एकदम धड़ धड़ रुकेगा। देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बाबू? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है बाबू तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है बाबू। इसी को न्यूरॉन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन ना, स्पाइनल कोड। इसी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड, न्यूरॉन, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए बताइए कि मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर का जो जबड़े का हड्डी होता है बाबू, सबसे मजबूत हड्डी होता है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी होता है बाबू कान में, स्टेपिज। कान में 3 हड्डी होते हैं बाबू, एक कान में 3 हड्डी होते हैं, टोटल मिला के 6 हड्डी होते हैं बाबू। स्टेपिज जो होता है सबसे छोटी हड्डी होता है, पूछा गया प्रश्न है बाबू।
उस तरह से जो जांग में फीमर होता है, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होता है। जांग में जो फीमर होता है, वो किसका, जो जांग में फीमर होता है सबसे बड़ी हड्डी होता है। जो टिबिया है वो भी जांघ पैर का हड्डी है, वो भी पैर का हड्डी है, टिबिया ना। ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बाबू, तो मनुष्य के सबसे शरीर की बड़ी ग्रंथि बाबू लीवर है। क्या है? लीवर। उसी को यकृत बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। लीवर, लीवर जो होता है बाबू मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। जो अग्नाशय होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, अग्नाशय वो क्या होता है? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होता है। तो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होता है अग्नाशय, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मिश्रित ग्रंथि। उसी को बाबू बोलते हैं पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो भी पूछा गया प्रश्न है। तो पुष्प का जो भाग होता है बाबू पुंकेसर, ऑप्शन नंबर जो सी में है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। पुष्प का जो पुंकेसर होता है वो क्या बनाता है? परागकण बनाता है। क्या बनाता है? परागकण। परागकण को बनाता है पुंकेसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विखंडन होता है बाबू, द्विखंडन होता है तो पैरमीशियन, अमीबा और लिस्वेनिया तीनों में होता है बाबू, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि द्विखंडन अमीबा में भी होता है, लिस्वेनिया में होता है और पैरमीशियन में भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये रहा बायोलॉजी का प्रश्न बाबू, सारा बायोलॉजी का इंपोर्टेंट प्रश्न रहा बाबू। फिजिक्स का फर्स्ट प्रश्न है कि पुतली को कौन सा भाग नियंत्रित करता है बाबू? पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली को बाबू परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली को परितारिका नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। पुतली को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। कौन? परितारिका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्वस्थ आंख का दूरबिंदु होता है बाबू, तो जो आंख का दूरबिंदु होता है बाबू वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। आंख का अनंत जो दूरबिंदु होता है बाबू अनंत होता है। वह जो न्यूनतम बिंदु पूछे, निकटतम बिंदु पूछे तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बाबू? वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं बाबू। 25 सेंटीमीटर के दूर रहकर हम उसको पढ़ते हैं। पठन पाठन का बिंदु कितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर ना, 25 सेंटीमीटर। और जो दूर का बिंदु होता है बाबू अनंत होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र के लिए अस्थायित्व होता है बाबू। मानव नेत्र के लिए अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व बोले तो का जो प्रतिबिंब बनता है उसका छवि का मतलब कितने टाइम तक रहता है ना दृष्टिपटल पर बाबू? वो रहता है 1/16 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 1/16 सेकंड। कितना बाबू? 1/16 सेकंड बिल्कुल सही है बाबू। देखिए उसी तरह से जो ध्वनि होता है तो हम लोग के जो कान पर उसका प्रभाव कितना आता है? 1/10 सेकंड। कितना रहता है बाबू? 1/10 सेकंड। लेकिन प्रतिबिंब का कितना तक रहता है प्रभाव? 1/16 सेकंड तक ना हम लोग का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? वो होता है बाबू बैगनी का अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो बैगनी रंग है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, उसका झुकाव विचलन को अधिक होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। उसके विपरीत जो लाल होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए उसका झुकाव कम होता है, उसका विचलन कम होता है, विचलन को कम होता है, वो अधिक प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए खतरे का संकेत जो कि किस रंग का बनता है? लाल रंग का होता है। खतरे का संकेत किस रंग का होता है? लाल रंग का, है ना, क्योंकि वो अधिक प्रकीर्णन का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बाबू डी जो है वो बिल्कुल सही है। आप लोग को सब लोग बताए होंगे जब आप लोग पढ़ रहे होंगे बैजानी हपी नाला, ट्रिक याद रखने के लिए बैजानी हपी नाला बताए होंगे ना, जो स्पेक्ट्रम जो प्रिज्म के द्वारा होता है, जो प्रिज्म के द्वारा होता है तो याद करने का ट्रिक है बैजानी हपी नाला। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, ठीक है, उसमें तो जो कौन करता है वो प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। स्पेक्ट्रम प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश का श्वेत रंग, श्वेत रंग जो होता है 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। जो सूर्य का रंग होता है बाबू वो 7 रंग का होता है। क्या होता है? 7 रंग का। जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, वर्ण विक्षेपण होता है ना 7 रंगों में। जो इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपण की घटना होता है, साथ साथ उसमें परिवर्तन और अपवर्तन भी सहयोगी होते हैं। जब इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपण घटना है, उसमें परिवर्तन और अपवर्तन क्या रहता है? सहायक होता है ना, सहायक कारक होता है। तो जो इस सब घटना होता है वो कहाँ होता है? प्रिज्म होता है। कहाँ होता है? प्रिज्म होता है। देखिए उस टाइम तो जो बारिश होता है और बारिश जो खत्म होता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में एक इंद्रधनुष बनता है। वहाँ तो भाग लेने वाले प्रिज्म नहीं होते हैं, वहाँ तो छोटे छोटे बूंदे होते हैं पानी के, वही वहाँ क्या करते हैं? प्रिज्म का काम करते हैं। देखिए ऑप्शन में प्रिज्म है तो बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन प्रिज्म बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है बाबू? बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? तो बैटरी में बाबू डिस्ट धारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। क्या होता है? डिस्ट धारा। डिस्ट बोले तो डीसी, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऐसे नहीं होता है, क्या होता है? डीसी। आप लोग लाइन धर लीजिएगा तो आप लोग को धरने रखेगा, छोड़ेगा नहीं। डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट, लाइन धर लीजिएगा तो धरने रहेगा, छोड़ेगा नहीं बाबू ना, छोड़ेगा नहीं। इसलिए जो क्या करता है इसमें डीसी तो होता है, इसलिए डायरेक्ट करंट उसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी, डिस्ट धारा।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो होता है बाबू 1.6 10 के पावर माइनस कूलम, 19 कूलम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बाबू। मार्को थोड़ा नहीं चल रहा है, इसको चला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बाबू। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम जो बाबू आवेश, कूलम जो वैज्ञानिक थे वो कैसे आवेश के मात्रक होता है कूलम। आवेश का क्या होता है मात्रक? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। सीजीएस मात्रक होता है बाबू, सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम होता है बाबू, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है सीजीएस मात्रक। और सही मात्रक क्या होता है? कूलम। प्रश्न है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा मापने में बाबू उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर, बोले तो एमीटर। एमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। एमीटर, इसी को बोलते हैं आमीटर। एमीटर आमीटर ना, तो एमीटर रहेगा, आमीटर रहेगा, ऑप्शन में रहेगा सही। धारा मापने का बाबू इकाई है। जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्टेज मापता है ना, वोल्ट मीटर विभवांतर, वोल्टेज मापता है ना, विभवांतर। और उसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? वोल्टेज होता है। विभवांतर का सही मतलब क्या होता है? वोल्टेज होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं बाबू? कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणें में बाबू इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। एनोड पर कौन होता है? प्रोटॉन। एनोड पर होता है बाबू प्रोटॉन, कैथोड पर होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र होते हैं बाबू वोल्ट मीटर। क्या होते हैं? वोल्ट मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने का इकाई है वोल्ट मीटर, और विभवांतर कैसे मात्रक होता है? वोल्ट, है ना, वोल्ट। आंध्र वोल्टा के नाम पर इसका सही मतलब है वोल्ट। विभवांतर कैसे मतलब होता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम का नियम है। अब ओम का नियम है, तो ओम का नियम होता है बाबू V बराबर आई आर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बाबू। ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। V बराबर आई आर, जहाँ आर जो है बाबू प्रतिरोध है, आई जो है धारा है, और भी क्या है? विभवांतर है ना, विभवांतर है। वही होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर। अब वो हमारा जो एक वीडियो है आप लोग सर्च कीजिएगा, ओम का नियम 5 नंबर में जो पूछा जाता है बाबू। मैं एक वीडियो में 5 मिनट का कि 2 मिनट का, 3 मिनट, 5 की 4 मिनट का वीडियो है मेरा, उसमें मेरा ओम के नियम सारे बताए बाबू, ग्राफ के माध्यम से भी बताया है। ओम का नियम कैसे लिखना है परीक्षा में, किस तरह से लिखना है, मेरा एक वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओम के नियम वो भी एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, इसलिए हम एक छोटे से वीडियो में बना दिए हैं। तो ये जो मेरा आज का वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रॉपर चीज का बाबू ये दूसरा वीडियो था। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं बाबू, धन्यवाद।